हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्टडी दिस अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, लाइफ का एग्जांपल तो हमें हर जगह मिलता है स्टूडेंट्स। आई एम अ पीस ऑफ लाइफ, यू आर अ पीस ऑफ लाइफ स्टूडेंट्स। आप किसी भी एनिमल को देख लो स्टूडेंट्स, बर्ड्स को देख लो, एक्वेटिक एनिमल्स को देख लो, दे ऑल हैव लाइफ स्टूडेंट्स। इवन प्लांट्स हैव लाइफ, उनको भी हम लिविंग बीइंग्स बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए, हमें सर्वाइव कराने के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। जैसे हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, वी ईट, ठीक है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर हमारे बॉडी में नहीं हो तो आप समझ सकते हैं वी विल नॉट बी अलाइव स्टूडेंट्स। तो ये एक लाइफ प्रोसेस हुआ स्टूडेंट्स, जिसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, जैसे हम सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर कुछ मिनटों तक हम सांस लें तो वी विल डाई, तो वो एक लाइफ प्रोसेस है। हम जब सांस लेते हैं तो हवा बॉडी के अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो हार्ट स्टूडेंट्स, हार्ट जो होता है हमारा वो धड़कता है तो उससे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में पंप होता है स्टूडेंट्स। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर बॉडी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में नहीं, बाकी एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, राइट। तो इस चैप्टर सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस वर्ड फोकस करेंगे, दैट इज लाइफ। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे जज कर लेते हैं कि किसी चीज के पास लाइफ है और किसी चीज के पास लाइफ नहीं है? जैसे हमें पता है कि इन सारी चीजों के पास लाइफ है, लेकिन हर चीज के पास तो लाइफ नहीं होती स्टूडेंट्स। जैसे ये मार्कर है, क्या इसके पास लाइफ है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे एक पीस ऑफ रॉक ले लो, क्या इसके पास लाइफ है स्टूडेंट्स? नहीं है। तो कैसे हम जजमेंट ले रहे हैं कि इन चीजों के पास लाइफ नहीं है और बाकी इन चीजों के पास लाइफ है स्टूडेंट्स? तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, बट एक बहुत कॉमन जो पैरामीटर है दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट रिप्रेजेंट्स लाइफ। जैसे स्टूडेंट्स, आप देखो इन फोटोग्राफ्स को देखो, इनमें कुछ ना कुछ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। ये डॉल्फिन है, मूव कर रही है, ये चीता है, मूव कर रहा है, ये बर्ड जो है फ्लाई कर रही है तो मूव कर रही है। तो इनको जब हम मूव करते हुए देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इमीडिएटली हमें क्लिक होता है कि इनके पास तो लाइफ है, राइट स्टूडेंट्स। बिल्कुल हमें फील आ जाता है कि हाँ, ये सब बहुत आराम से मूव कर रहे हैं, दे हैव लाइफ। जैसे एक पीस ऑफ रॉक है, अगर वो कहीं पे रखा हुआ है स्टूडेंट तो वो रखा ही रहता है, वो अपने आप मूव नहीं करता है कभी, तो हमें समझ में आता है यार उसके पास लाइफ नहीं है। तो मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जिससे हम जनरली जजमेंट ले लेते हैं कि किसी चीज के पास लाइफ होगी या नहीं होगी। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स आप ये बताओ कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी तो लिविंग बीइंग कहलाते हैं, तो यानी उनके पास भी लाइफ है, तो क्या वो भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स? क्या वो भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स? वो ही मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे इस प्लांट को देखो स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं टच मी नॉट। आपने देखा होगा ऐसे प्लांट्स को, इसमें दो लीव्स दिखाए गए हैं इसके। ये देखो, नॉर्मली लीव्स का पोजीशन ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई आदमी उसको टच कर दे तो वो फोल्ड हो जाता है स्टूडेंट्स। तो मूवमेंट हुआ ना वहां पे। तो प्लांट्स कैन आल्सो मूव स्टूडेंट्स। फिर आप देखो सनफ्लावर स्टूडेंट्स। सनफ्लावर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, उसका जो फ्लावर होता है वो अपना ओरिएंटेशन दिन के टाइम चेंज करता है। जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो भी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करता है स्टूडेंट्स। तो वहां पे भी मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो गए स्टूडेंट्स, हर प्लांट्स के साथ ऐसा तो नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो देखो, आप ये एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इसमें आप देखो कैसे ये जो कोकोनट ट्री है वो स्ट्रेट ग्रो नहीं हुआ है। जनरली कोई कोकोनट ट्री बहुत स्ट्रेट सीधा ऊपर जाएगा, बट ये आप देखो ऐसे बेंड हो गया है स्टूडेंट्स। तो ऐसा बेंड क्यों हुआ है स्टूडेंट्स? तो क्या है कि ये जो प्लांट है वो लाइट कैप्चर करना चाहता है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए लाइट बहुत जरूरी होती है। तो लाइट कैप्चर करने के लिए वो इधर मूव कर गया है स्टूडेंट्स, इधर मूव कर गया है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। और कोकोनट ट्री नहीं, बाकी डिफरेंट प्लांट्स और ट्री भी जो है वो इस तरह से मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जैसे आप देखो अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट जो है वो सॉइल के ऊपर भी ग्रो करते हैं और नीचे भी ग्रो करते हैं, नीचे उनका रूट्स ग्रो करता है। तो जब वो ग्रो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, so that is also a type of movement actually, right? So plants can also move, और मूवमेंट के बेसिस पे हम कई बार ये जजमेंट ले लेते हैं कि लाइफ है या नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट मी पुट दिस हेडिंग स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स कंपेयर टू नॉन लिविंग बीइंग्स। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, मूवमेंट, लिविंग बीइंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप मूव नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। रिप्रोडक्शन, स्टूडेंट्स लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाथी का बच्चा हाथी, डॉग का बच्चा डॉग। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट कभी आपने सुना है कि स्मार्कर का बच्चा होगा या चेयर का बच्चा होगा? नो स्टूडेंट्स। ग्रोथ, हम लोग ग्रो करते हैं साइज में अपने आप,
राइट, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, बट एक स्टोन जो है वो जनरली ग्रो नहीं करता है। ये मार्कर जो है जिस साइज का है उसी साइज का रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा स्टूडेंट्स, राइट। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। स्टूडेंट सिर्फ लिविंग बींग्स को ही फूड चाहिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब मेन चीज पे आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो कि जरूरी होते हैं उसको जिंदा रखने के लिए, एंड दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, टू सस्टेन लाइफ। जैसे एग्जांपल अगर देना हो स्टूडेंट्स तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है टू सस्टेन लाइफ। क्यों स्टूडेंट्स, आप ऐसा सोच के देखो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नए लोग दुनिया में नहीं आएंगे, और जो पुराने लोग हैं वो तो स्टूडेंट्स मरते जाएंगे, तो एक दिन सारे लोग जो है वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन, अगर सांस नहीं लेंगे तो थोड़ी देर में मर जाएंगे स्टूडेंट्स। एक्सक्रीशन, वो भी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो मर जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक एक करके इन लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना ही हमारा एम होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फूड लेने वाला जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, तो जो फूड लेने वाला प्रोसेस है उसके बारे में बात यहां पे हम करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट मी राइट डाउन न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। अब न्यूट्रिशन क्यों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए जरूरी होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो, अगर हम कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उन सब में एनर्जी खर्च होती है स्टूडेंट्स, राइट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे चल रहा हूं स्टूडेंट्स, इस समय में मेरी एनर्जी खर्च हो रही है स्टूडेंट्स। तो हम कोई भी फिजिकल काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और स्टूडेंट्स कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ फिजिकल लेवल में ही एनर्जी खर्च होती है, ऐसा नहीं है। मेंटल लेवल में भी एनर्जी खर्च होती है स्टूडेंट्स। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, पढ़ाई भी नहीं कर, आप सिर्फ कुछ सोच रहे हो तो भी एनर्जी खर्च हो रही है स्टूडेंट्स। इतना नहीं स्टूडेंट्स, जब हम सो रहे होते हैं तो भी एनर्जी खर्च हो रही होती है। देखो, जब आप सो रहे हो तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि जो फूड आपने खाया था 1 घंटे पहले वो डाइजेस्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, राइट। तो इन सारे एक्टिविटीज में एनर्जी खर्च होती है। आप सांस ले रहे हो उसमें एनर्जी खर्च होगी, राइट। तो सोते टाइम एनर्जी खर्च होती है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप सपना भी देख रहे हो, ड्रीमिंग भी कर रहे हो तो भी एनर्जी खर्च हो रही है, क्योंकि आप ड्रीम कर रहे हो मतलब आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव है, ब्रेन एक्टिव है तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो हम कुछ भी करें स्टूडेंट्स उसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो न्यूट्रिएंट वर्ड यूज किया गया है, न्यूट्रिएंट वर्ड, उस पर थोड़ा फोकस करें, उस पर हम कुछ बात यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट्स, तो देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। स्टूडेंट ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे स्टूडेंट्स। तो जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स उनमें ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे बॉडी के सारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप राइस खाते हो, व्हीट खाते हो, कॉर्न खाते हो, ऑयल्स खाते हो, तो ये जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स उनमें जनरली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट पाए जाते हैं। तो जब हम इनको खाते हैं तो हमें ये दोनों न्यूट्रिएंट मिलते हैं स्टूडेंट्स। फिर ये जो तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स वो जनरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं स्टूडेंट्स। आप समझ रहे बात को। अब देखो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, सप्लाइज एनर्जी। स्टूडेंट्स कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी हमें इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स से मिलती है स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनसे हमें ये तीनों, इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता हूं। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, नंबर 1 वो तो ये होता है कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए इन तीनों की हमें जरूरत होती है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू एग्जीक्यूट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इफिशिएंटली। समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 2 स्टूडेंट्स कि दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड,
बोन्स, स्किन्स, इनकी फॉर्मेशन के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ मिनरल, इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल स्टूडेंट्स, और वो मिल्क में पाया जाता है स्टूडेंट्स। बचपन से मम्मी बोलती होगी यार कि मिल्क पियो हड्डियां मजबूत होंगी, तो आपको आज उसका रीजन समझ में आएगा स्टूडेंट्स। जैसे मैं आयरन बोलूं तो आयरन इज ऑल्सो मिनरल स्टूडेंट्स, जो कि ब्लड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो जनरली बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, खास करके बीट रूट में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ध्यान में आ रही है स्टूडेंट्स, चॉकलेट्स तो आप खाते होंगे स्टूडेंट्स, बड़े टेस्टी लगते हैं। तो स्टूडेंट्स चॉकलेट्स में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, ठीक है, और उसमें बहुत एनर्जी मिलती है। इसलिए स्टूडेंट्स शायद आपको पता हो या आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो खेलते टाइम चॉकलेट्स खाते हैं, क्योंकि यार जब वो खेल रहे हैं और बहुत इंटेंस गेम चल रहा है, कुछ फिजिकल वर्क हो रहा है बहुत, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो चॉकलेट से क्या होता है, इंस्टेंटली बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है उनकी बॉडी को। तो स्टूडेंट्स दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कोई एक टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो फर्दर कई डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट्स ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजीन हो गया। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच कम अंडर द ब्रैकेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं तो इट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स फैट्स के साथ भी होता है कि जब हम फैट्स बोल रहे हैं तो दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स, दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, दे कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। जैसे मिनरल्स के कुछ एग्जांपल में मैंने आपको दिए, तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, खासकर ये कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लूकोज की बात करो, ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में आगे हम बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, और आपको पता भी है स्टूडेंट्स ग्लूकोज के बारे में। जैसे स्टूडेंट्स ये ग्लूकॉन डी आपने पिया होगा स्टूडेंट्स, जान में जान आधे पीते ही, ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? तो उसमें आपने देखा होगा एक व्हाइट पाउडर होता है, वो बेसिकली कुछ नहीं, वो ग्लूकोज है, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब आप उसको पीते हो स्टूडेंट्स पानी में मिला के, तो आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है और आपको जान में जान आ जाती है पीते ही। तो ये हो गई बात स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहां पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका फूड इनटेक करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप देखो, ये एलिफेंट है स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स को खा रहा है, ये लॉयन है, ये दूसरे एनिमल को खा रहा है, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग आप इस प्लांट को देखें स्टूडेंट्स, ये प्लांट जो है इसको भी तो फूड चाहिए होता है, लेकिन ये किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एनिमल को नहीं खाता है स्टूडेंट्स, वो सनलाइट के हेल्प से अपना फूड खुद बनाता है स्टूडेंट्स, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको देखने वाले भी हैं स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का तरीका अलग अलग है स्टूडेंट्स। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो होता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो यहां पे क्या है, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। ऑटोट्रॉफिक, देखो यहां पर ये जो ऑटो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन। और वैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स आप कहानी समझ गए होंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक इसका मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना फूड बना रहा है, सेल्फ वर्ड पे आप फोकस करें, खुद ही अपना फूड बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्लांट है, क्या लगता है आपको, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, क्योंकि ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। सनलाइट के हेल्प से अपना फूड खुद ही बना रहा है स्टूडेंट्स। तो हम बोलेंगे प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए स्टूडेंट्स, वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये दोनों, जो यहां पे एलिफेंट था वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। यहां पे जो लायन है वो भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये प्लांट को खा रहा है, ये एनिमल को खा रहा है, तो वो डिफरेंट है, वो बात है स्टूडेंट्स, बट फंडामेंटली दोनों जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, अदर दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाएगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब अदर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट हम लिख भी लेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism prepares its own food. It is not dependent on other living organisms. Right, students? अच्छा, और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफ्स. स्पेलिंग पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स. अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे डिफाइन किया जाएगा स्टूडेंट्स? आप खुद ही बताएं. इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं उनको बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? क्या आप ही बताएं? हेट्रोट्रॉफ्स. राइट. नाउ स्टूडेंट्स लेट मी रिमूव ऑल दिस. अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये भी 3 टाइप का होता है स्टूडेंट्स. ये भी 3 टाइप का होता है. ये भी स्टूडेंट्स आपको पता होगा स्टूडेंट्स. हार्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर. तो हार्बीवोर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे लेकिन वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक प्लांट होगा स्टूडेंट्स. जैसे कि एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया स्टूडेंट्स. कार्निवोर ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड होगा, प्लांट पे नहीं, दूसरे एनिमल पे. जैसे लायन हो गया स्टूडेंट्स, टाइगर्स हो गए, स्नेक्स हो गए. ओमनीवोर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि वो प्लांट भी खा सकता है और एनिमल भी खा सकता है स्टूडेंट. जैसे क्रो हो गया, हम ह्यूमन बींग्स हो गए स्टूडेंट्स. राइट. तो आपको समझ में आई होगी बात स्टूडेंट्स. तो एक और चीज मैं आपको यहां पे बताऊं स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें समझ में आया कि वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स. वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, अपना फूड खुद ही बनाते हैं स्टूडेंट्स. बट कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है स्टूडेंट्स. जैसे आप इस प्लांट को देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि इसका जो फ्लावर है स्टूडेंट्स वो इंसेक्ट को खा सकता है स्टूडेंट्स. समझ रहे हो बात को? आप देख रहे हो यहां पे. तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये जो प्लांट है वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहा है? हेट्रोट्रॉफिक. तो स्टूडेंट्स कई बार दुनिया में ऐसी अजीब चीजें भी हो जाती हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट्स विल बी ऑटोट्रॉफ्स. तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड की जो नीड है वो कैसे पूरा करते हैं स्टूडेंट्स. एंड लेट मी टेल यू दिस स्टूडेंट्स कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. प्लांट्स जो है वो अपनी फूड की नीड को फोटोसिंथेसिस से पूरा करते हैं स्टूडेंट्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फोटोसिंथेसिस. Students, today is a historical day in your life because we are going to study photosynthesis in detail. बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. फोटोसिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके हेल्प से प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. लेट मी राइट आउट द डेफिनेशन फॉर दिस कि फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं क्लोरोफिल क्या होता है, तो थोड़ा सा वेट करें, आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस क्लोरोफिल. राइट स्टूडेंट्स. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट्स कि व्हाई दिस फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऐसा लग सकता है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एनिमल्स के लिए या हमारे लिए तो नहीं होता है. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है. फोटोसिंथेसिस इज द लाइफ लाइन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा स्टूडेंट्स तो लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स जो है वो अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स जो है. फिर इसी प्लांट्स को तो हार्बीवोर खाते हैं स्टूडेंट्स. तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करे तो प्लांट्स मर जाएंगे तो हार्बीवोर मर जाएंगे, और इसी हार्बीवोर को तो फिर कार्निवोर या ओमनीवोर खाते हैं स्टूडेंट्स. या ओमनीवोर्स ऑब्वियसली प्लांट को भी खा सकते हैं, और उन ओमनीवोर्स में हम भी हैं स्टूडेंट्स. तो आप सोचो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स तो मरेंगे, प्लांट्स के मरने से हार्बीवोर्स मरेंगे, हार्बीवोर्स के मरने से ओमनीवोर और कार्निवोर्स भी सबके सब मर जाएंगे स्टूडेंट्स. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स. If there's no photosynthesis, there's no you, there's no me, there's no life on this planet. Right, students? तो स्टूडेंट आप फोटोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेसिकली कि ये जो केमिकल रिएक्शन आप यहां पे देख रहे हो, डरावनी सी, कॉम्प्लिकेटेड सी, वो होती है. लेकिन स्टूडेंट आपको डरने की जरूरत नहीं है. ये जो रिएक्शन है उसका हर एक पार्ट हम बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे और आपको हर चीज समझ में आ जाएगा और बहुत मजा भी आएगा स्टूडेंट्स. तो देखो क्या होता है कि ये एक प्लांट ले लो आप स्टूडेंट्स, और उसका ये लीफ है स्टूडेंट्स. तो ये जो लीफ होता है उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है. तो बेसिक फंडा ये है
कि प्लांट का कोई भी अगर ग्रीन पार्ट है स्टूडेंट्स तो उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो जनरली तो लीफ ही होता है ग्रीन पार्ट, हाँ, लेकिन अगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका स्टेम जो है वो भी ग्रीन है तो वहां पर भी ये केमिकल रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस वाली। तो होता क्या है कि आप देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है। तो क्लोरोफिल एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जहां पर ये सब्सटेंस पाया जाएगा ना प्लांट में, वो पार्ट आपको ग्रीन दिखेगा। जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा प्लांट में वो पार्ट आपको ग्रीन दिखेगा। इसीलिए जो पार्ट ग्रीन है वहीं पे ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस रिएक्शन को होने के लिए क्लोरोफिल का जरूरी है, और क्लोरोफिल जहां पे होगा वो ग्रीन होगा प्लांट का पार्ट। इसीलिए प्लांट के ग्रीन पार्ट से मोस्टली लीफ पे ये रिएक्शन होती है, राइट। अब ये क्या रिएक्शन आप देखें स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये जो लीफ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब वाटर कैसे आएगा लीफ में, तो आपको पता है स्टूडेंट जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर जो है ट्रैवल होकर लीफ तक आता है। कैसे ट्रैवल होकर आता है ये सब भी देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दोनों के दोनों पहुंच गए हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि है यहां पे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट भी होनी बहुत जरूरी है फॉर दीज टू थिंग्स टू रिएक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की फोटोसिंथेसिस क्या रात को हो सकता है? नहीं स्टूडेंट्स, रात को सनलाइट नहीं होगी, तो दिन में ही होता है। तो अब यहां पर ये दोनों रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक तो ऑक्सीजन बनाते हैं। अब इस ऑक्सीजन में क्या होता है, वो तो ठीक है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर जो है वो है कि रिएक्शन में ये सब्सटेंस बनता है स्टूडेंट, दिस सब्सटेंस। यहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो ये सब्सटेंस बनता है स्टूडेंट्स, और ये जो सब्सटेंस है इसका नाम मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसका नाम है ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज। सुना है आपने स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा ना स्टूडेंट्स ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट स्टूडेंट्स, वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट यहां पे बना है स्टूडेंट्स, वो प्लांट के पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। अब होता क्या है कि प्लांट के बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस और एक्टिविटी चल रही होती है, उसके लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो ये ग्लूकोज वही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो ग्लूकोज है दैट इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर एनर्जी। समझ रहे हो बात को? प्लांट को भी तो एनर्जी की जरूरत है, उसके बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज बना है स्टूडेंट्स, वो प्लांट की उस एनर्जी की नीड को सेटिस्फाई करता है। नाउ प्लीज नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहां पे इस प्लांट ने क्या किया है, प्लांट को फूड चाहिए था, तो प्लांट का फूड क्या है बेसिकली, ये ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज आया कहां से स्टूडेंट्स? प्लांट ने खुद बनाया बाय कंडक्टिंग अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोल रहा था ना पहले कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो खुद बना रहा है, वो किसी दूसरे प्लांट को नहीं खा रहा है, वो किसी दूसरे एनिमल को नहीं खा रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने लीफ के अंदर एक केमिकल रिएक्शन कंडक्ट कर रहा है जिससे ग्लूकोज बन रहा है, वही उसकी एनर्जी की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए प्लांट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफ्स। अपना फूड खुद बना रहा है बाय डूइंग दिस केमिकल रिएक्शन, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहा है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर जो ग्लूकोज बना उसमें से कुछ ग्लूकोज प्लांट की नीड को सेटिस्फाई करने में चल जाएगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि प्लांट अपनी नीड से ज्यादा ग्लूकोज बनाता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो प्लांट को नहीं चाहिए उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? वो प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो देखो क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च जो है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो होता क्या है कि ग्लूकोज को प्लांट के बॉडी में स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ग्लूकोज जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च को इजीली स्टोर किया जा सकता है प्लांट की बॉडी में। तो ये जो स्टार्च है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, स्टेम में, लीफ में या फ्रूट्स में स्टूडेंट्स, फ्रूट्स में या जो वेजिटेबल्स होते हैं प्लांट्स में या फ्रूट्स, उनमें जाके स्टोर हो जाता है स्टूडेंट्स। वही फ्रूट्स जब हम खाते हैं या कोई भी एनिमल खाता है तो उसको एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो आप समझो स्टूडेंट्स कि प्लांट्स ने कितना अमेजिंग काम किया है स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने लिए तो फूड बनाया, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड था वो स्टोर कर लिया। अब इसी फूड को हार्बीवोर खाएगा स्टूडेंट्स, और फिर इसी हार्बीवोर को कार्निवोर खाएगा स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि दिस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्लांट को तो उससे कहां एनर्जी मिल ही रही है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस है वो उसी से हार्बीवोर सर्वाइव कर रहा है, और फिर हार्बीवोर को खा के कार्निवोर सर्वाइव कर रहा है। तो देखा जाए स्टूडेंट्स तो
we all are dependent, all animals, all plants are dependent on this process called photosynthesis. तो स्टूडेंट्स ये तो अभी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस थोड़ा ब्रीफली बताया है, अब हम और डिटेल में जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो लीफ है वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो बनता है स्टूडेंट्स कि हम इस लीफ के स्ट्रक्चर को और डीपली जाके स्टडी करें ताकि हम फोटोसिंथेसिस को और अच्छे से समझ पाए। सो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो स्टूडेंट्स अगर ये कोई लीफ मैं लूं और उसके छोटे से पार्ट को मैग्नीफाई करके जूम करके माइक्रोस्कोप के अंडर अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा स्टूडेंट्स। देख के डरने की जरूरत नहीं है, हर पार्ट इसका मैं आपको समझा दूंगा और बड़ा मजा भी आएगा आपको स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो कि पतले से लीफ में क्या इतनी सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। आपको वो थिन सा लग रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई देती है स्टूडेंट्स। तो अब चलो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आए स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले देखो आप इसके ऊपर एक लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है लीफ पे, ट्रांसपेरेंट, और वैसे आप देखो नीचे भी होती है और इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूटिकल। लेट मी राइट दिस डाउन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्यूटिकल। अच्छा स्टूडेंट्स इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स? तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स लीफ। मतलब स्टूडेंट्स वो ऊपर से और नीचे से पतली लेयर है जो कि लीफ को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। लीफ के अंदर की जो चीजें हैं उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी स्टूडेंट्स। अच्छा इसके अलावा भी क्यूटिकल का एक इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट्स। देखो वो हमने पढ़ा ना कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। तो वाटर पे फोकस करो स्टूडेंट्स। लीफ में काफी सारा वाटर होगा, तो क्यूटिकल क्या है? वो इंश्योर करता है कि वो वाटर जो है वो निकल ना जाए। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। समझ में आए बात आपको स्टूडेंट्स? ठीक है, अब क्यूटिकल से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो क्यूटिकल है उसके नीचे एक लेयर है, ठीक है, जो हाईलाइट की गई है स्टूडेंट्स। वैसे क्यूटिकल के ऊपर यहां पर एक लेयर है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो पहले क्यूटिकल है, फिर उसके अंदर एपिडर्मिस है। अच्छा एपिडर्मिस का यहां पे कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस को लेके, इसलिए इसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब आप देखो दोनों एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स हैं स्टूडेंट्स। ये सारे सेल्स हैं, दीज आर ऑल सेल्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनको बोलते हैं, इन सारे सेल्स को बोलते हैं मीजोफाइल सेल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नाम पे ध्यान देंगे, मीजोफाइल सेल्स, या फिर स्टूडेंट्स उनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्यों फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इन्हीं सेल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है वो इन्हीं सेल्स के अंदर होती है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात आपको स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर आप देखें स्टूडेंट्स, इस पे हम वापस आएंगे इन मेसोफिल या फोटोसिंथेटिक सेल्स से, वही तो मेन चीज है। बट उससे पहले आप देखें स्टूडेंट्स कि लीफ के नीचे ये आप देखें कि स्ट्रक्चर सा जो है एक ओपनिंग जैसा है, इसको बोलते हैं स्टोमा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो लीफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस और बीच में मेसोफाइल या फोटोसिंथेटिक सेल्स, राइट स्टूडेंट्स? ओके, अब हम इन सेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट मी मूव दिस साइड। तो आप एक किसी सेल को पकड़ लो स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा सोच सकते हो सबसे पहले स्टूडेंट्स कि जैसे किसी प्लांट सेल में होता है वैसे इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, जैसे प्लांट्स के डिफरेंट सेल्स में होता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक खास बात है इन फोटोसिंथेटिक सेल्स में, इनमें एक और स्ट्रक्चर है। इनके सेल्स में एक और ऑर्गेनल होता है। आप देखो ये जो ग्रीन कलर का आपको ऑर्गेनल दिख रहा है, ठीक है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ के ये जो मेसोफाइल और फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल इन द सेल्स ऑफ लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हैपेंस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन होती है। मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। वो पूरे लीफ में हर जगह नहीं हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है स्टूडेंट्स। समझ लो? अच्छा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ऑर्गेनल है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमने देखा है कई बार। तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट आपको समझ में आया, वो एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है,
और उसके सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि लीफ में क्या होता है, क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस होता है, फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं। उन फोटोसिंथेटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स की इसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसी के कारण लीफ को उसका ग्रीन कलर मिलता है। तो लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो स्टोमा के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। क्या रोल है, ये क्या करता है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो स्टूडेंट्स स्टोमा, तो ये स्टोमा क्या है? तो स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ को देखो, अगर आप किसी लीफ को उसके सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा पोर दिखाई देगा। यहां पे एक ही पोर हम इस फोटोग्राफ में दिखा रहे हैं, बट इस टाइप के बहुत सारे पोर्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। होल टाइप, पोर टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो पोर है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमा। अच्छा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि स्टोमा जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल होता है स्टोमेटा। प्लूरल क्या होता है? स्टोमेटा। यहां पे तो ध्यान देने वाली बात है, उसमें एस नहीं लगाना है। स्टोमा इज सिंगुलर एंड स्टोमेटा इज प्लूरल स्टूडेंट्स। तो अगर हम एक पोर की बात कर रहे हैं तो स्टोमा बोलेंगे, और ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं लिक्विड के सरफेस से, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उन सब की बात कर रहे हैं तो स्टोमेटा बोलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पे बता दूं, जैसे आप देखो ये लीफ को देखो और ये लीफ को देखो, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये बड़ा ब्रॉड टाइप का लीफ है और ये नैरो है ना? तो ऐसे जो ब्रॉड टाइप के लीव्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ बैक साइड में ही स्टोमेटा होते हैं, सिर्फ पीछे, फ्रंट साइड में नहीं होते हैं, सिर्फ पीछे ही होते हैं। अच्छा, ऐसे नैरो टाइप के जो लीफ होते हैं उसमें दोनों साइड में, फ्रंट और बैक दोनों साइड में स्टोमेटा होते हैं। जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच यू शुड नोट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोमा है इसका रोल क्या है, इसका क्या यूज है, इसका क्या काम है स्टूडेंट्स? तो देखो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो आप देखो गैसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, है ना स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर आना पड़ता है स्टूडेंट्स, लीफ के अंदर आना पड़ता है। ठीक है, तो वो लीफ के अंदर कैसे आएगा स्टूडेंट्स? वो स्टोमेटा से अंदर आएगा। समझ में आ रही बात? स्टोमेटा से अंदर आएगा। अच्छा, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जिसको लीफ के बाहर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो बाहर कैसे जाएगा स्टूडेंट्स? वो इसी स्टोमा से बाहर जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टोमा जो है वो छोटा सा एक पोर है लीफ पे, और ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से गैसेस का एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन था लीफ के अंदर वो बाहर जाता है स्टूडेंट्स। तो दैट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि स्टोमेटा फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सही है स्टूडेंट्स? अब स्टोमेटा से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने की जरूरत है स्टूडेंट्स। आप इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें आप देखो दो स्टोमा आपको दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा होगा शायद। ये जो स्टोमा है ये ओपन है, ओपन, और ये जो स्टोमा है स्टूडेंट्स वो क्लोज्ड है। तो देखो हमने पढ़ा कि लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि जरूरी है गैस का एक्सचेंज करने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन ये हर टाइम खुले हुए नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। ये पोर्स कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं, कभी खुल सकते हैं, कभी बंद हो सकते हैं। ठीक है, समझ में बात को? देखो होता क्या है कि ऐसे पोर्स का होना जरूरी है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो सके। लेकिन इन पोर्स से वाटर भी लीफ से बाहर आता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, विच इज नॉट डिजायरेबल। यहां से जो पानी बाहर आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा पानी बाहर आ जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो प्लांट में या ट्री में पानी की कमी हो जाएगी, विच इज नॉट गुड। इसलिए इस पोर को हर टाइम खोला रखना सही नहीं है। तो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है और गैसेस एक्सचेंज करनी जरूरी है एटमॉस्फेयर के साथ, तब तो ये स्टोमा ओपन रहते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो। उस टाइम पे पानी भी बाहर निकल रहा होता है, भले हम ना चाहें बट वो बाहर निकल रहा होता है और उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हां, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उस टाइम स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाता है ताकि पानी का लॉस ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग गैसेस का एक्सचेंज होना जरूरी है, लेकिन वो हर टाइम नहीं हो रहा होता है। तो जिस टाइम इन गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है उसी टाइम सारे स्टोमेटा ओपन होते हैं, लेकिन जब वो एक्सचेंज नहीं होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड। क्यों क्लोज हो जाते हैं? ताकि वाटर का एक्सेसिव लॉस ना हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट ये जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया इसको लिख भी लेते हैं कि स्टोमेटा आर ओपन ऑल द टाइम, then there will be excessive leakage of water from plant which is not desirable. To stop that leakage, stomata get closed automatically when exchange of gases is not required. तो स्टूडेंट्स अब ये समझने की जरूरत है कि कैसे ये जो स्टोमा है ये अपने आप खुल जाता है और बंद हो जाता है, अपने आप खुल जाता है बंद हो जाता है। कोई जादू हो क्या? कैसे हो रहा है ये स्टूडेंट्स? तो लेट मी टेल यू कैसे होता है। यहां पे मैं एक ओपन स्टोमा बना रहा हूं और यहां पे एक क्लोज स्टोमा बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप देखो ये जो स्टोमा है उसके राउंड दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, वो एक्चुअली गार्ड सेल्स कहलाते हैं। जो स्टोमा है उसके राउंड दो सेल्स होते हैं, जैसे आप यहां पे देखो दो सेल्स है, दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। यहां पर जब स्टोमा ओपन है तो आप देखो इन गार्ड सेल का शेप कैसा है स्टूडेंट्स, दोनों का शेप कर्व्ड है, कर्व्ड है। यहां पर जब ये बंद है तो इन दोनों का शेप कैसा है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो स्टोमा के खुलने और बंद होने का जो राज है वो गार्ड सेल्स में छुपा हुआ है। अगर गार्ड सेल्स का शेप कर्व्ड हो जाता है तो यहां पे एक पोर बन जाता है, स्टोमा ओपन हो जाता है। अगर उन गार्ड सेल्स का शेप जो है वो स्ट्रेट हो जाता है तो स्टोमा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो कैसे उनका शेप चेंज होता है, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। आप यहां पर देखो, ये मैंने एक क्लोज स्टोमा लिया, ठीक है। अभी आप देखो उनके दोनों गार्ड सेल्स जो है वो स्ट्रेट है। अब सपोज करो इसको ओपन होना है, तो ओपन कैसे होगा? तो देखो लीफ में वाटर तो होता ही है, तो वाटर जो है वो इन गार्ड सेल्स में फ्लो करने लगता है स्टूडेंट्स। और जब वाटर में फ्लो करता है तो इनका शेप जो है वो कर्व्ड होने लगता है, ये बल्ज होने लगते हैं, बेसिकली फूलने लगते हैं, और फूलने से इनका शेप जो है कर्व्ड होने लगता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। तो कर्व्ड हो गया शेप, तो वो ओपन हो गया, ओपन हो गया। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स? अब इसको वापस बंद होना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो जो पानी अंदर आया था वो बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलने लगेगा, तो इनका जो शेप है वो वापस से स्ट्रेट हो जाता है और स्टोमा क्लोज हो जाता है। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स, कैसे स्टोमा ओपन या क्लोज हो रहा है ड्यू टू गार्ड सेल्स? तो एक बार आप देखो फिर से कि ये अभी क्लोज स्टोमा है, इसको अगर ओपन होना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आने से गार्ड सेल्स बल्ज करेंगे, उनका शेप कर्व्ड हो जाएगा और स्टोमा ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। अब इसको बंद होना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? पानी जो है जो अंदर गया था वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने से गार्ड सेल्स जो है उनका शेप चेंज होगा, वो स्ट्रेटिश हो जाएंगे और स्टोमा क्लोज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि कैसे स्टोमा जो है खुलता और बंद होता है। और स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बताया इसको मैं लिख भी देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है स्टूडेंट्स? तो देखो सपोज करो ये एक लीफ है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक नॉर्मल सा लीफ मैंने लिया, तो इसमें कुछ सिंपल टर्म्स पहले देख लेते हैं। वो लीफ का टिप कहलाएगा स्टूडेंट्स। लीफ का जो मेजर पोर्शन है उसको लैमिना बोलते हैं, और उसका जो एज है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। अच्छा मेन चीज को आप देखो, ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पेटियोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेटियोल। अच्छा अब ये जब लीफ के अंदर जाता है स्टूडेंट्स तो आप देखो वो थोड़ा पतला हो जाता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब नाम क्यों रखा गया आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लीफ के बीच से जा रहा है। अच्छा ये जो मिड रिब है स्टूडेंट्स आप देखो फर्दर वो ब्रांच आउट हो रहा है, और ये जो ब्रांचेज है स्टूडेंट्स को बोलते हैं वेन्स, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अच्छा अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, लीफ के एक छोटे पोर्शन को जूम करके हमने पहले देखा था, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वो जब हमने जूम करके देखा ना तो इन वेन्स को हमने कंसिडर नहीं किया था। अब हम वेन्स को भी कंसिडर करेंगे। तो आप देखो लीफ के इस छोटे से पोर्शन को हम जूम करके देखते हैं ताकि वेन भी जो है उसमें आए, उस छोटे से पोर्शन में, ठीक है। तो लेट मी मेक दिस स्मॉल। तो ये हमने इसको जूम किया स्टूडेंट्स, तो आप देखो इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स? देखो लीफ का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, वही आपको लग रहा होगा यहाँ पे। मोस्टली इसमें क्या है, ये सेल्स है जिनका क्या नाम होता है स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए, मेसोफाइल सेल्स। क्या नाम है? मेसोफाइल सेल्स, जिनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और दिखाई दे रही होगी। आप देखो इस चीज को देखो, लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये क्या है? तो मैंने आपको बताया ना, इस बार हमने लीफ का जो पोर्शन लिया है छोटा सा, वो ऐसे लिया है कि उसमें वेन भी आया है, वेन भी आया है। पहले हमने वेन की बात नहीं की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेस्कुलर बंडल। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें भी दो टाइप के ट्यूब्स हैं। अब देखो ऊपर वाले ट्यूब्स, ठीक है, ये आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, और फिर ये नीचे वाले ट्यूब्स स्टूडेंट्स। तो इसमें से एक जो है वो स्टूडेंट्स कहलाता है जाइलम,
और जो दूसरे सेट ऑफ ट्यूब्स है वो कहलाते हैं फ्लोएम, राइट स्टूडेंट्स। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे लीफ में होते हैं स्टूडेंट्स, और वो पूरे लीफ में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स स्टेम में भी होते हैं। जैसे ये आप देखो, ये कटे हुए स्टेम का आपको पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें आप देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हाईलाइट किए जा रहे हैं, ये पूरे स्टेम में रन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं स्टूडेंट्स वो जाइलम है, और अभी जो हाईलाइट हो रहे हैं वो फ्लोएम है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे स्टेम में और लीफ में भी होते हैं स्टूडेंट्स। अब इनका क्या काम होता है, लेट मी टेल यू दिस। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्लांट है और हमने देखा था कि उसके लीफ में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस, राइट। अब देखो इस फोटोसिंथेसिस में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। एकदम रट जाना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है, तो वाटर पे फोकस करो स्टूडेंट्स। तो वाटर जो है वो तो रूट ने एब्जॉर्व किया, अब रूट ने जो वाटर एब्जॉर्व किया स्टूडेंट्स वो तो लीफ तक पहुंचाना है ना हमें। रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो लीफ तक पहुंचाना है, क्योंकि लीफ में ही ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। तो रूट से लीफ तक कैसे जाता है वो वाटर, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना कि जाइलम जो है वो पूरे स्टेम में और लीव्स में होता है। तो ये जो जाइलम है वही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस जाइलम के थ्रू ही पानी जो है रूट से ऊपर आता है और फिर इस लीफ में गया और बाकी भी और लीव्स में जाएगा स्टूडेंट्स। तो जाइलम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा अब फ्लोएम क्या करता है, लेट मी टॉक अबाउट फ्लोएम। अच्छा अब देखो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना स्टूडेंट्स, तो इस लीफ में यहां पे ग्लूकोज बना। अब इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होके पूरे प्लांट में जाना है स्टूडेंट्स, तो कौन ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम जो है वो भी पूरे प्लांट में फैला होता है, वो फ्लोएम जो है इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा, ऊपर भी ले जाएगा नीचे भी ले जाएगा, जहां पर वो यूज होंगे या स्टोर होंगे स्टूडेंट्स। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे प्लांट में फैले हुए होते हैं, लीफ में भी फैले होते हैं, स्टेम में भी फैले होते हैं, हर जगह फैले होते हैं। अब जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन उस पानी को आगे ऊपर हर जगह जाना है ना स्टूडेंट्स, तो कैसे जाएगा? वो जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे प्लांट में फैला हुआ है, वो उस पानी को हर जगह लेके जाता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? अब फ्लोएम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? लीफ में जो ग्लूकोज बना वो वहीं पे थोड़ी रहना है, उसको ट्रांसपोर्ट करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना है। तो कौन ले जाएगा स्टूडेंट्स? फ्लोएम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो लेके जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन कर रहा है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज को, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं, हमने सारे पीसेस जो है फोटोसिंथेसिस के वो पढ़ लिए हैं। अब सबको एक साथ कलेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको पूरा जो कहानी है वो दिमाग में सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि बेसिकली ये रिएक्शन होती है, राइट, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट स्टूडेंट्स। तो फाइनली बनाते क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। तो स्टूडेंट्स देखो क्या हो रहा है यहां पे कि ये हमारा प्लांट है, उसमें ये लीफ है। तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे हो रहा है स्टूडेंट्स? लीफ में हो रहा है या फिर प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट्स में हो रहा है, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इन ग्रीन पार्ट्स में इनके अंदर मेसोफिल सेल्स है, फोटोसिंथेटिक सेल्स है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इसका नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट, राइट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टूडेंट्स पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोरोफिल, राइट स्टूडेंट्स। ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है स्टूडेंट्स? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है
और सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है फोटोसिंथेसिस वाली। इसलिए प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में जैसे लीफ में ये रिएक्शन होती है, राइट। तो आपको समझ में आया कि प्लांट के लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है उसमें दो चीजें रिएक्ट करने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्योंकि यहां पर रिएक्शन होने वाली है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी पहुंचना पड़ेगा और वाटर को भी पहुंचना पड़ेगा। तो इस लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है बताया स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है एटमॉस्फेयर से जाता है, लेकिन कैसे? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। अच्छा, अब पानी यहां तक कैसे पहुंचता है स्टूडेंट्स, वाटर कैसे पहुंचता है? देखो वाटर तो एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, तो वो लीफ तक कैसे पहुंचता है स्टूडेंट, मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स कैसे पहुंचता है, थ्रू जाइलम। जाइलम के थ्रू पहुंचता है, ठीक। तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया, जाइलम के थ्रू यहां पे वाटर आया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, अब अंदर यहां पे रिएक्शन हुई क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन बना और ग्लूकोज बना। अच्छा, जो ऑक्सीजन बना है स्टूडेंट्स उसका कोई काम नहीं है प्लांट में, तो उसको क्या होना है, उसको प्लांट से बाहर निकल जाना है, तो बाहर कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, थ्रू स्टोमेटा। वन सेकेंड, बाहर कैसे निकलता है, थ्रू स्टोमेटा, ठीक। अच्छा, अब जो ग्लूकोज बना है स्टूडेंट्स क्या उसको लीफ में ही रहना है? नहीं, उसको लीफ में ही रहना है, कुछ हो सकता है उसका लीफ में रहे, लेकिन बाकी प्लांट में सर्कुलेट होना है उसको। तो प्लांट में सर्कुलेट कैसे होता है स्टूडेंट्स, अभी बताया मैंने आपको, थ्रू फ्लोएम। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? सो दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ फोटोसिंथेसिस कि उसके अंदर क्या रिएक्शन होती है और क्या क्या उसकी डिटेलिंग है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां पे एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें हमने क्या बोला कि ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ये बात ठीक है, लेकिन होता एक्चुअली में क्या है कि ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। केमिस्ट्री में खासकर आपने केमिकल रिएक्शंस बहुत पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कई बार कुछ रिएक्शंस में चीजें रिएक्ट करती हैं और वो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाती है, कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, वो फर्दर आपस में रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे यही हो रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो आपस रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। बट ओवरऑल कहानी यही है कि ये दोनों रिएक्ट करके हमें ये देते हैं, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस।